दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? जना गना मन और वंदे मातरम की आग कहाँ लगी? आजाद हिंद फौज जितने सारे अंग्रेज डरते हैं, कहाँ से आई? बंगाल से। चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र, मां शारदा, जगदीश चंद्र बोस, गुरुदेव, विवेकानंद, श्री अरविंदो, शरद बाबू, नजरुल इस्लाम, नेताजी, क्या ये सब जमीन का टुकड़ा है? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। राधे राधे सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में एकदम फिट होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, जो कि केरल, पुडुचेरी, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्य के हैं, जिसमें केरल में कांग्रेस की सरकार, असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार और तमिलनाडु में टीवीके यानी कि विजय थलापति की पार्टी विजय हुई है, जिसमें पहली बार थलापति ने अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस किया था और लगभग देखा जाए तो सीएम बनते हुए थलापति दिख रहे हैं। तो आज हम सभी स्टेट्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस स्टेट की जहां चुनाव में चुनाव कम, दंगे ज्यादा होते थे। और हम बात करेंगे कि कैसे झालमुड़ी ने पूरे बंगाल की सत्ता को पलट के रख दिया और कैसे पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर से ममता जी के लिए ममता खत्म सी हो गई। और हम बात करेंगे कि कैसे ममता जी के पूरे जोर लगाने के बावजूद भी उनकी पार्टी टीएमसी इस इलेक्शन को बहुत गंदी तरीके से हार गई और टीएमसी के जो पाले हुए गुंडे थे वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाए। ये पहला इलेक्शन है जहां हमको देखने को मिलता है कि कैसे एक रूलिंग पार्टी पुलिस के साथ मिलकर लोगों को डराने का काम करती है, ईवीएम की गाड़ी को रोकने का काम करती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी की जीत होती है। और अब्राहम लिंकन जी की वो बात साबित होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और आज हम बात करेंगे कि कौन से मेजर रीजंस थे जिसके कारण ममता जी ये इलेक्शन हार गई और आगे आने वाले टाइम में बंगाल की गद्दी को कौन संभालेगा, बंगाल में सीएम कौन बनेगा और आगे आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं, उस पे भी चर्चा करेंगे और कैसे बीजेपी बंगाल के लोगों को खुश कर सकती है, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। अब की बार यमुना पार भेजेंगे। तो सबसे पहले बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई जो उनकी सरकार बंगाल में आई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ममता जी की सरकार की कौन कौन सी विफलताएं थी जिसके कारण वो ये इलेक्शन हार गई। तो जिसमें सबसे पहले आता है भ्रष्टाचार के आरोप, जिसमें खासकर टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, एसएससी स्कैम आता है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की भर्ती की गई पैसे लेकर, जिसमें बहुत से नेताओं, बहुत से अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई। और दूसरा कारण था राजनीतिक हिंसा। विधानसभा इलेक्शन 2021 के बाद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बहुत जगह लड़ाई होती है, बहुत जगह मारपीट होती है, जिसमें घरों को जलाया जाता है, बंगाल के लोगों को भी मारा जाता है और उनके भी घर जलाए जाते हैं। और तीसरा कारण है कानून व्यवस्था का विफल होना, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण है संदेश खाली केस 2024, जिसमें एक लोकल नेता शेख शाहजहां के ऊपर ऐसे संगीन आरोप थे जिसमें उसने महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया था। बहुत सी महिलाओं उसके लिए धरना भी किया था, बहुत सी महिलाओं ने उसके ऊपर केस भी, एफआईआर भी फाइल की थी और तो और बहुत सी जमीनों को उसने कब्जा कर भी रख रखा था। और ये केस नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, इसकी बहुत चर्चा होती है और ईडी को भी इसमें कूदना पड़ता है। और दूसरी चीज ये भी है कि बंगाल में बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे थे, जैसे कि मेडिकल कॉलेज केस, जो कि आज भाजपा की प्रत्याशी है उनकी मम्मी। ऐसे बहुत से केस बहुत ज्यादा ही बढ़ते जा रहे थे और कानून व्यवस्था इसमें बिल्कुल विफल थी। और चौथा कारण है बढ़ती बेरोजगारी। बड़े बड़े उद्योगपति बंगाल की हिंसा को देखकर, बंगाल की चीजों को देखकर वहां आने से घबराने लगे थे, वहां आने से हिचकिचाने लगे थे, जिसके फलस्वरूप युवाओं का कहना था कि आप सरकारी जॉब्स में तो वैसे भी घोटाले कर रहे हो, पैसे लेकर नौकरी दे रहे हो और प्राइवेट जॉब्स अगर आएंगी नहीं तो हमारा क्या फायदा। और पांचवा कारण है पानी और बाढ़ का लगातार आना। नॉर्थ 24 परगना और मुर्शिदाबाद में लोगों के पीने के लिए आर्सेनिक वाला पानी मिल रहा था और तो और हुगली के किनारे और उसके किनारे किनारे जिलों में बार बार और हर साल बाढ़ आ रही थी और जिसका सरकार कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रही थी। और छठा कारण है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टकराव होना, जिसके कारण ईडी और सीबीआई अपनी जांच को कंप्लीटली नहीं कर पा रहे थे और बांग्लादेशियों का लगातार भारत में बंगाल राज्य में घुसना, घुसपैठ करना, जिसके कारण बहुत से धरने हुए, बहुत से चर्चाएं हुई। और सातवां कारण था गवर्नेंस इशू, जिसमें पंचायती चुनाव में जो नॉमिनेशन फिलिंग की प्रक्रिया है उसमें भी नॉमिनेशन लोगों को नहीं करने दिया और विपक्ष का सीधा आरोप था
कि इन्होंने नॉमिनेशन में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। तो ये थी मेजर विफलताएं जिसके कारण बंगाल में ममता जी की सरकार चली गई। तो अब बात हो गई टीएमसी पार्टी की, अब बात हो गई ममता जी की। तो अब बात कर लेते हैं बीजेपी पार्टी की। तो सबसे पहला सवाल आता है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इस बात का उत्तर कोई स्पष्ट रूप से तो नहीं दे सकता हूं, पर एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी की तरफ से अभी सिर्फ 4 चेहरे हैं जो हाईलाइटेड हैं और इन्हीं 4 में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जो पहले टीएमसी में ही थे, ममता जी के राइट हैंड थे, बट बाद में वो बीजेपी में आ गए और अभी ममता जी के खिलाफ लड़कर ममता जी को ही हरा दिया। इनका सबसे मजबूत पक्ष इसलिए है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा एक्टिव नेता है। और दूसरा नाम आता है सुकांत मजूमदार का, जो कि अभी के टाइम पे बीजेपी के बंगाल में प्रेसिडेंट भी है और एक युवा चेहरा है। बट इनके पास एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि इनके पास अभी पब्लिक का उतना मास सपोर्ट नहीं है। और तीसरा नाम आता है दिलीप घोष का, जो कि बीजेपी के जो मेन लीडर्स हैं, जो कोर लीडर्स हैं, उनमें से एक है और इनकी संगठन में मजबूत पकड़ भी है। और चौथा नाम आता है फेमस कलाकार अभिनेता, जो कि अब नेता हो चुके हैं, मिथुन चक्रवर्ती। अगर इनकी फेस वैल्यू को देखा जाए तो इनकी फेस वैल्यू बंगाल में बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका सीएम बनना काफी अनसर्टेन है। अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी की पकड़ इन सब में, इन चारों में बहुत मजबूत दिख रही है मुख्यमंत्री पद के लिए। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। अब बात कर लेते हैं कि इस इलेक्शन में बीजेपी के कौन कौन से बड़े वादे हैं उनकी। तो पहला वादा है उद्योग और नौकरी से रिलेटेड, जिसमें बंगाल में नई इंडस्ट्रीज और नए जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा और बंगाल को एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर बनाया जाएगा। और दूसरा बड़ा वादा है बंगाल में भ्रष्टाचार को खत्म करना। टीचर स्कैम में जितने भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना, और तो और जो अगली प्रक्रिया आएगी रिक्रूटमेंट की उसमें ट्रांसपेरेंसी होना। और तीसरा वादा है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना और मजबूत करना, जिसमें राजनीतिक हिंसा को खत्म किया जाएगा और लड़कियों और महिलाओं के लिए बंगाल को सुरक्षित किया जाएगा और बंगाल को एक सेफ बंगाल बनाने की तैयारी चल रही है। और चौथा वादा है डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, रोड्स हाईवे को बनाना और मेट्रो जैसी चीजों को बंगाल में लाना, और तो और बंगाल को बहुत तेजी से विकसित करना और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करना बंगाल में। और पांचवा वादा है सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लागू करना बंगाल में, जिससे रिफ्यूजीज जो बंगाल में घुसे हैं उनको भगाया जा सके। और छठा वादा है महिलाओं के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का और उनको एम्पावर करने का। आखिर में सातवां वादा है कि बंगाल को सोनर बांग्ला यानी कि गोल्डन बंगाल बनाना। अब देखते हैं आगे आने वाले 5 सालों में बीजेपी भी टीएमसी की तरह निकलती है या बीजेपी अपने कार्य को पूर्ण करती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अब बात कर लेते हैं बीजेपी को क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली है बंगाल में, क्योंकि बंगाल टीएमसी का एक गढ़ रहा है पिछले 10-15 सालों से, जिसके कारण वहां रूल करने में, जिसके कारण वहां सरकार चलाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो उन कठिनाइयों की बात कर लेते हैं। बीजेपी के लिए चैलेंजेस होंगे जैसे कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नेटवर्क, जिसमें टीएमसी का काफी दबदबा है, उसको तोड़ना, वहां लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, प्रोमिसेस को पूरा करना, बीजेपी के पास लोकल लीडर्स की कमी होना और पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस होना, और तो और जो टीएमसी के द्वारा वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई हैं उनको जारी रखना है कि उनको बंद कर देना है। ऐसे काफी चैलेंजेस आएंगे, पर बीजेपी को इतना ही बोलना चाहूंगा, बीजेपी के लीडर्स को इतना ही बोलना चाहूंगा, आपकी सरकार प्रदेश में अब आ चुकी है, तो आपको जो वादे किए हैं, जो चीजें की हैं, उनको आपको पूरा करना होगा। और इन सब चीजों में भले ही 100 में से 90% काम हो, लेकिन बीजेपी को एक चीज बिल्कुल करनी होगी, जो कि है बंगाल और बांग्लादेश के बीच आईबी यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर को एकदम सुरक्षित करना, जिसमें बीएसएफ को तैनात करना इंटरनेशनल बॉर्डर पर। और काम होगा कि बॉर्डर पे संसाधनों को बढ़ाना, टेक्नोलॉजीज का यूज करके, जैसे कि सीसीटीवी, ड्रोन्स, स्मार्ट फेसिंग जैसी चीजों का यूज करके वहां तस्करी, वहां घुसपैठ को बिल्कुल बंद करना। और दूसरा काम होगा जो लोग इलीगल इमिग्रेशन कर चुके हैं यानी कि घुसपैठ कर चुके हैं, उनको बाहर भगाना और उनकी पहचान करना, और डिटेंशन और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तेज करना होगा और सीएए को लागू करना होगा। और ये भी देखना मजेदार होगा कि सीएए को लागू करके बीजेपी किन लोगों को नागरिकता प्रदान कर रही है। उन लोगों को नागरिकता प्रदान कर रही है जो लोग धार्मिक उत्पीड़न से आए हैं, या सभी को नागरिकता प्रदान करने दे रही है, तो ये भी देखना बहुत मजेदार होगा। मैं तो चाहूंगा उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाए
जो धार्मिक उत्पीड़न को झेल कर आए हुए हैं। और तो और स्मगलिंग जैसे कि मवेशी, जैसे कि ड्रग्स जैसी चीजों को जो स्मगलिंग होती है उनको पूरी तरीके से रोकना चाहिए और एक बॉर्डर के किनारे किनारे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहिए इंटेलिजेंस का, जिसके कारण ये सब चीजें पहले से पता हो। और एक काम और भी करना होगा, इसके बाद बॉर्डर एरिया को डेवलप करना होगा, रोड लानी होगी, हाईवेज लाने होंगे, बिजली लानी होगी और रोजगार लाना होगा, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो इन सब चीजों में ना पड़े, स्मगलिंग में ना पड़े, इलीगल चीजों में ना आए। और लास्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन, जिसमें केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार प्लस बीएसएफ, इन तीनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत होगी, जिससे जो पॉलिसीज, जो ऑपरेशंस आए वो काफी तेजी से और आसानी से इंप्लीमेंट हो सके। क्योंकि केंद्र सरकार का काम होता है बॉर्डर की सुरक्षा करना और राज्य सरकार का काम होता है लोकल सपोर्ट देना और तो और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छी तरीके से रखना। अब दोनों जगह राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, तो आपको ये सब बहुत जल्दी से करना होगा और अब आप कोई नाटक भी नहीं कर सकते। तो अब आ जाते हैं वीडियो के फनी पार्ट में, क्योंकि ममता जी की टांग खींचनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ममता जी ईवीएम ऑफिस में घुसी और फिर भी हार गई। हद है। और अभी मेरे पास एक वीडियो आई है जिसमें कचरे की पेटी में बीबीपीएटी की पर्चियां मिली हैं, जिसमें बीजेपी को 60% वोट और 10% वोट टीएमसी को मिले, और ये सब करने के बाद भी आप हार गई ममता जी। आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगना चाहिए। देखिए नोआपाड़ा का अर्जुन सिंह का, और ये जो लोकेशन है मोहतम ग्राम असेंबली का, कैसे आ सकता है इधर? अगर मॉकपिल भी होगा तो वो तो सील करके ले जाएगा उधर ही। अब आप ये मत बोल देना कि ईवीएम घोटाला हुआ है या वोट चोरी हुई है, क्योंकि किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है और कोई भी पार्टी हारती है तो यही कहती है। ईवीएम जिस हिसाब से हैक हुआ है, मुझे नहीं लगता ये पब्लिक का रिस्पांस है। मैं तो डोर टू डोर करी हूँ, जो जैसे बग्गा लोगों का जैसा रिस्पांस मुझे मिला था उसका जवाब ये नहीं है, उसका हिसाब सही से। हाँ ऑब्वियसली मैं जहाँ पे ब्रिज बनाई हूँ वहाँ पे 150 लॉस है, मुस्लिम बूथ में लॉस है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत गलत चीज हुआ है, मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है। Immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal. रिलाई नहीं करते हैं तो इसका हम बाद में जाकर स्टेप लेने वाले हैं। जिस वे में बीजेपी हर एक पॉइंट पे, मतलब जहाँ पे मुस्लिम वोट बूथ है वहाँ पे हम लॉस जा रहे हैं, टीएमसी लॉस जा रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। अरे यार मुस्लिम बूथ पर आप तो धर्म की राजनीति नहीं करते थे। और एक बात बताओ, मुस्लिम कोई तुम्हारे फूफा के लड़के हैं जो टीएमसी को ही वोट देंगे? अबे यार कौन समझाए इन्हें, यार क्या ही बोल दूं इन्हें। पर मेरे को पता है एक आदमी का बहुत बेसब्री से इंतजार है। जेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंटो के पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग कर लो, मेरा नाम सुफियान है। भाई सही में बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के कार्यकर्ता यही कह रहे होंगे इस समय कि बकचोदी कम पापा हम। तो अब आ जाते हैं वीडियो के एकदम लास्ट और एकदम सीरियस पार्ट में। तो अभी तक जिसको किसी को भी नहीं पता हो कि बीजेपी के जीतने का मेन, सबसे मेन, एकदम मेन कारण क्या था, तो मैं बता देता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। अरे रे रे, सच बता दिया। लास्ट में ये बता देता हूं आपको कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक क्या था। तो बीजेपी का सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक था वहां के लोकल नेताओं को अपने संगठन में लेना, अपने पार्टी में जोड़ना। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक इसे भी कह सकते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज में रेप केस हुआ था उसकी विक्टिम की मां को अपनी पार्टी से टिकट दे देना और संगठन का बहुत तेजी से विस्तार करना और बहुत हाई वोल्टेज जो कैंपेन्स होते हैं उनको चलाना, जिसमें मोदी, अमित शाह और हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी जैसे बड़े बड़े लीडर्स की स्पीचेस कराना, उनके जैसे बड़े बड़े लीडर्स की रैलियां कराना। और बीजेपी की तरफ से एक बहुत अच्छी नैरेटिव पॉलिटिक्स भी खेली गई, जिसमें हिंदुत्व प्लस विकास का नाम लिया गया। और तो और बीजेपी की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग परिवर्तन के नारे भी आए। और तो और टीएमसी की जो खामियां थी उसको बार बार हाईलाइट किया गया, बार बार हर नारे, हर रैली में उसको बार बार दिखाया गया। और जो मेन स्ट्रोक मेरे को जो लगता है खासकर, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उतर के गए थे झालमुड़ी खाने, लोगों को एक बहुत नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन उसने एक ऐसा डेकोरम बनाया बंगाल में जिसमें लगा लोगों को कि बीजेपी बहुत हमारी अपनत्व पार्टी है, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी रैली को रोककर एक झालमुड़ी खाने गए थे। उसने भी काफी इंपैक्ट डाला। तो यही था बंगाल इलेक्शन का पूरा चिट्ठा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और वीडियो पसंद आई हो या वीडियो में कोई कमी लगी हो तो एक छोटी सी कमेंट डाल दें, मुझे बहुत अच्छा देखने में लगता है कि कोई तो देख रहा है। तो हाँ, मिलते हैं बहुत जल्द अगले नए टॉपिक के साथ, करारे टॉपिक के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ और तो और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। याओ।